चलिए आइए यूपीएस के बारे में बात करते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए इस वीडियो में हम आपको कुछ भी नहीं इसमें रटवाने वाले हैं। ये क्या है, ये एक एक टर्म जो हमने लिखा है वो क्लियर करा जाएगा अभी। सब देखिए। देखिए सबसे पहले टीवी सोमनाथन, ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे। अभी तो इस समय कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है वो भी बताते हैं। ये उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे। फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी कम से कम 100 बैठकें हुई हैं। उसके बाद ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है 2004 के पहले जो चलता था, और उसके बाद जो मोदी जी लाए थे एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, उन दोनों की अच्छी बातों को निकाल कर यूपीएस में डाला है। अब अच्छी है खराब आप लोग निर्णय करिएगा। आइए जानते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होता है। देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है वो जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा अधिकारी होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी एक छोटा टर्म नहीं होता। आइए समझते हैं कैसे। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीसी, ठीक है, इसका जो हेड होता है वो भी फाइनेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। दूसरा देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है, जिसमें जीएसटी, इसका भी हेड फाइनेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। तीसरा देखिए जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज चलती हैं, यहां पे हम फाइनेंशियल सर्विसेज लिख रहे हैं, एक एक टर्म पे ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज आपको बैंक भी प्रोवाइड करती हैं, एनबीएफसी भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और जो इधर उधर की चिटफंड कंपनी सहारा टाइप ये भी करती थी, ठीक है, सहारा की तो बात ही नहीं है। बैंक, एनबीएफसी या आपकी और भी बैंकें, प्राइवेट बैंकें सब करती हैं, उन्हीं को फाइनेंशियल सर्विस बोलते हैं। तो जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड होते हैं वो सब फाइनेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। तो ये पद बहुत बड़ा होता है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी, कम से कम 100 बैठकों के बाद ये किया गया। आइए जानते हैं इस समय वो कैबिनेट सेक्रेटरी है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी, बहुत लोग ये समझते होंगे कि एक आईएएस अधिकारी का जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो डीएम की होती है, बट ऐसा नहीं है। डीएम की सबसे बड़ी पोस्ट नहीं होती, डीएम तीसरे नंबर पे आता है। पहले एडीएम, फिर एसडीएम, देन डीएम, उसके बाद कहीं प्रमोशन लेके, मतलब किसी भी आईएएस अधिकारी का सपना होता है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी में जाए। केंद्र सरकार की सर्वोच्च अधिकारी पद है कैबिनेट सेक्रेटरी। यहां आप तभी पहुंच सकते हैं जब 20-21 साल में आईएएस बन पाओ। इस समय टीवी सोमनाथ जी हैं, और यही कैबिनेट सेक्रेटरी इसको ना बोल के जो राज्य सरकार में सर्वोच्च अधिकारी होता है आईएएस अधिकारी, वो होता है मुख्य सचिव। अब आप लोग ये बताना इस समय यूपी के मुख्य सचिव कौन है। ठीक है, आइए यूपीएस के बारे में बात कर लें। देखिए इस स्कीम से कम जो है 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को फायदा होगी, और अगर किसी स्टेट में भी अप्लाई लिया तो कम से कम 85-86 लाख। अब देखिए इसमें क्या है, पहले इसमें एश्योर्ड पेंशन नहीं था, मतलब पहले एनपीएस में एश्योर्ड पेंशन नहीं मिलना था, कितना मिलेगा ये पता नहीं था। बट अब क्या है कि आपको जो एश्योर्ड पेंशन, एक पक्की चीज जो है 50% आपकी बेसिक सैलरी का मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक सैलरी क्या होता है, मतलब उसमें कोई भी पर्क नहीं जुड़ेंगे, टीए डीए कुछ नहीं। बेसिक सैलरी जो आपके रिटायरमेंट के 12 महीने पहले की होगी, मतलब आपका जो बढ़ गया होगा वो बेसिक सैलरी, उसका 50% आपको मिलेगा। अच्छा 25 साल की सर्विस के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। अगर कर्मचारी की मौत हो रही है तो फैमिली पेंशन भी मिलेगी। इसमें कर्मचारी की मौत हो रही है तो फैमिली पेंशन ही मिलेगी। सर्विस अगर 25 साल से कम है तो 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलेगी। और ये स्कीम किसके लिए है, तो जो 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम तो 2000 पहले से चल रही थी, है ना। 2004 से 2025 तक रिटायर हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। अच्छा इस स्कीम में सरकार का योगदान 18.5% होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना योगदान देगी या स्टेट गवर्नमेंट जो भी अप्लाई करेगा उसको 18% योगदान देगी। 2004 से एनपीएस स्टार्ट हुई थी, इसको छोड़िए अभी। अच्छा पैसा
गवर्नमेंट अपने पास रख के आपको एश्योर्ड पेंशन देगी। इस स्कीम का फायदा यही है कि पैसा जो है गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में यह था कि पैसा जो है गवर्नमेंट आपका शेयर में लगा रही थी। कैसे, आइए ये भी समझ लेते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा, पूरा आ जाएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न भी नहीं बनना है, और कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है। अच्छा, अब आइए जानते पुरानी पेंशन ओपीएस क्या था, जो 2004 में चल रहा था। क्या इसमें क्या था, कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में, ये ठीक थी। अब इसका विरोध क्यों हुआ ये बताइएगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में, यहां कोई बेसिक बेसिक नहीं लिखा है, इसमें इसका मतलब सारे पर्क इंक्लूड होंगे। इसमें पेंशन के लिए सैलरी नहीं कटती थी, इसमें आपकी सैलरी नहीं कटती थी, इसमें बजट से देती थी सरकार, है ना, सरकार अपने बजट से देती थी पूरी पेंशन, इसीलिए सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था। अच्छा, जानते हैं अगर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो क्या होगा, यह भी जान लीजिए, एक एक चीज जानिए जिससे आपको याद ना करना पड़े, याद तो कोई चीज करनी ही नहीं है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, देखिए सरकार आय और व्यय करती है, आप लोगों से टैक्स लेके या कुछ डी इन्वेस्टमेंट करके आय करती है, और फिर उसी में आपका व्यय करती है, आप लोग को सर्विस और ये सब स्कीम लाके। तो क्या होगा, जब व्यय ज्यादा होगा तो आय कम होगी तो घाटा होगा। ये घाटा घर में भी आप लोग के होता होगा, लोग कहते हुए मिल जाते होंगे 20,000 सैलरी मिली, 25,000 खर्च हो गए। चूंकि ये सरकार का घाटा हो रहा तो राजकोषीय घाटा, बस यही अंतर है। अब इस घाटे की पूर्ति के लिए कहां जाएगी सरकार, भैया ये घाटा हुआ आरबीआई के पास जाएगी। अब आरबीआई जब सरकार को पैसा दे देगी, मार्केट में नहीं डालेगी। समझिए, सरकार अगर घाटे में होगी तो उसका इन्फ्लेशन में भी फर्क पड़ता है। सरकार अगर आरबीआई को पैसा दे देगी, मार्केट में नहीं डालेगी ड्यू टू रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर वो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। अभी थोड़ी व्यवहारिक बारे में बात करते हैं। सरकार अगर मार्केट में नहीं डालेगी, आरबीआई को दे देगी, तो जाहिर सी बात है नीचे महंगाई बढ़ने लगेगी। तो राजकोषीय घाटा भी एक महंगाई का रूप होता है, इसको ध्यान से देखा करिए जब पेपर में आया करें। पुरानी पेंशन का स्कीम राजकोष से होता था, देखिए वही हमने बताया ना, राजकोष से होता था तो सरकार घाटे में जाती थी, इसीलिए बंद किया, कोई भी समझदार आएगा। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम मिलती थी, मतलब लोगों के लिए तो फायदेमंद था ही। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम मिलती थी। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजन को पेंशन की राशि मिलती थी। फिर से सुन लीजिए, रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजन को पेंशन की राशि मिलती है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं अभी। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है, पुरानी स्कीम में जीपीएफ का प्रावधान है। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले डीए महंगाई भत्ते का प्रावधान है। मतलब इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं कि अगर जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, मतलब महंगाई बढ़ी तो पेंशन ही बढ़ेगी, वही लिखा है। अच्छा, नई पेंशन स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्या था, कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए, उसका 10% कटता था। कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी और प्लस डीए निकाल लो, अगर 10,000 बेसिक सैलरी है और 2,000 उसकी डीए है तो कितना हो गया, 12,000। अब इसका 10% आप निकालो, एक जीरो हटा दो, 10 से डिवाइड कर दो तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। और बाद में इसको 14% कर लिया, 14% निकाल लीजिएगा जो भी हो, बाद में इसको 14% कर दिया। एनपीएस शेयर पर आधारित इसलिए सुरक्षित नहीं था, लोग इसका विरोध इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इसका पैसा गवर्नमेंट लगा रही थी शेयर में, शेयर में अप डाउन होता ही है। हाँ, और जानते हैं इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। और यहां पे देखिए आप समझ जाएंगे, इसीलिए हम कह रहे रटना नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, महंगाई भत्ते का प्रावधान है, मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। यहाँ पे क्या था, एनपीएस शेयर पर डिपेंड, इसलिए टैक्स का प्रावधान था। ठीक है, आप लोग अगर लगाते होंगे शेयर में पैसे तो फिर जब रिटर्न दाखिल करते होंगे तो उसमें टैक्स भी दिखाते होंगे शेयर का भी, तो वो तो आप लोग जानते ही, इतना तो हम नहीं जानते अभी। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस का 40% निवेश करना होता था। आपको जितना पेंशन मिल रही है उसका 40% आप निवेश करो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने पास से कुछ नहीं देने वाली, यही पैसा या उसमें कुछ लगा के वो शेयर में लगाती थी और आपको उठा के दे देती थी। दैट्स इट। इसको 2 बार पढ़िएगा, बिल्कुल आसान भाषा में आ जाएगा।